ओके, आज का जो हमारा लेक्चर वो आइनोट्रॉप्स के ऊपर है। और आइनोट्रॉप्स हमारे पास डायलेटर्स हैं, वैसोप्रेसर्स हैं, दो प्रकार से हैं। या तो वो ब्लड वेसल्स को या फिर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे या वो डायलेट करते होंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आता है दैट इज बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आइनोडाइलेटर्स यानी आइनोट्रॉप्स, और क्या काम कर रहे हैं? डायलेशन का। सो आइनोडाइलेटर्स। ओके, सबसे पहले मेरे पास है डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन नंबर 1 पे है। उसके बाद है हमारे पास मेलेनियन, ओके, या मिल्ड्रिनॉन भी बोल सकते हो आप। आइसोप्रोटेरिनोन, ये 3 हमारे पास आते हैं डायलेटर्स। ओके अर्चना, रंजना। सो बेसिकली आइनोट्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायलेटर में और कंस्ट्रिक्टर के अंदर। ओके, लेट मी शो यू। प्रेसर्स, कंस्ट्रिक्टर्स रहेंगे वो आइनोट्रॉप्स, लेकिन साथ में वो डायलेट करते होंगे या फिर साथ में वो प्रेशर का काम करते होंगे। तो 2 पार्ट्स में इनको डिवीजन मिली है। अभी हम पढ़ने वाले हैं आइनोट्रॉप्स तो हैं लेकिन जो डायलेटर का काम करते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू। सबसे पहले हमारे पास आता है डोब्यूटामिन, बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होने वाला आइनोट्रॉप डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन का भी काम आपका कुछ सिमिलर रहेगा, इन तीनों का लगभग सेम काम रहेगा। अगर मैं डोब्यूटामिन के बारे में बताऊं तो ये बीटा एगोनिस्ट है। इससे पहले पता होना चाहिए अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 1, इनका क्या काम था। सो मैं रिवाइज नहीं कर रही हूं, बट मैं इतना बता देती हूँ। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, 4 सेप्टर थे मेरे पास, जिनमें से बीटा 1 हार्ट के ऊपर काम कर रहा था और बीटा 2 लंग्स के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर। और कहीं ना कहीं अल्फा 1 जब हम शादी में जाते हैं पहले क्या करते हैं? देखते हैं, फिर दिल लगाते हैं, फिर खाना खाते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं जो अल्फा 1 था वो भी ब्लड वेसल्स पे था बट कंस्ट्रिक्शन का काम कर रहा था। ओके, एंड प्लीज ऐड मी मैम। ओके, ऑलराइट। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आइनोट्रॉप्स, राइट। आइनोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और वो भी 2 पार्ट्स में, आइनोडाइलेटर्स और आइनोप्रेसर्स। आइनोडाइलेटर्स वो आइनोट्रॉप्स जो कि साथ में डायलेशन का काम भी करते होंगे, और आइनोप्रेसर्स वो आइनोट्रॉप्स जो साथ में कंस्ट्रिक्शन का काम भी करते होंगे, जिसमें से अभी हम पढ़ रहे हैं डायलेटर्स, आइनोट्रॉप्स और डायलेटर्स। सबसे पहले है मेरे पास डोब्यूटामिन। हम कार्डियो का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, आइनोट्रॉप्स, डोब्यूटामिन। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। डोब्यूटामिन की बात करते हैं तो मैंने बोला कि जो डोब्यूटामिन होता है उसका मेन जो काम है वो है बीटा एगोनिस्ट। क्या है रंजना? ये भूलना नहीं है क्योंकि 4-5 ही है, ज्यादा भी नहीं है। डोब्यूटामिन बीटा एगोनिस्ट, इससे पहले पता होना चाहिए ये बीटा एगोनिस्ट क्या होता है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। फार्मा मैंने स्टार्टिंग में इनको बहुत डीपली बार बार पढ़ाया है। सो अल्फा 1 कहीं ना कहीं ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, पेरिफेरल की, और बीटा 1 क्या कर रहा था? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। और जो बीटा 2 था वो कहीं ना कहीं लंग्स की डायलेशन करना एंड सेकेंडरी स्केलेटन मसल्स की डायलेशन करना, स्केलेटन मसल्स की। ओके, सो कहीं ना कहीं ये फंक्शन हमने पढ़े थे। सो डोब्यूटामिन पर्टिकुलरली बीटा को एगोनिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली बीटा 1 बीटा 2 नहीं उसने बोला बस बीटा को क्या करता है? एगोनिस्ट। तो बीटा का काम तो था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो इसका मतलब कि जो डोब्यूटामिन होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन बीटा की तरफ से। प्लीज गाइज म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो लेकिन बीटा की तरफ से अल्फा को भी करता है क्या? क्योंकि अल्फा भी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। नहीं, अल्फा को उतना नहीं करता है, उतना क्या बिल्कुल ही नहीं करता है, वो काफी कम करता है, जिसकी वजह से अल्फा का काम उल्टा देखने को मिलता है, कंस्ट्रिक्शन की जगह डायलेशन देखने को मिलेगी। ओके, सो क्यों हमने डोब्यूटा क्यों देना है फिर पेशेंट को? ऐसा भी क्यों है उसको सिंपैथेटिक में लेकर जाना है हमें? ऐसी भी क्या प्रॉब्लम आ गई? तो गाइस आइनोट्रॉप्स ज्यादातर आईसीयू में दिए जाते हैं, वो भी कार्डियक आईसीयू के अंदर, जहां पर पेशेंट की सर्जरी हुई होती है, कार्डियक सर्जरी।
अब पेशेंट को अरेस्ट किया था आपने क्योंकि उसकी सर्जरी की थी, तो उसको शांत किया था उस हार्ट को। उस हार्ट को दोबारा से पंप करने के लिए, इलेक्ट्रिक उसका जो कंडक्शन है उस दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, उस हार्ट की एक्टिविटी को दोबारा से वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोबुटामिन, मिलरिनॉन, ये सब आइनोट्रॉप्स देते हैं ताकि उस हार्ट को सिंपैथेटिक सिस्टम में दोबारा लाया जा सके। ओके, तनु एंड क्लेक्स प्लीज ऐड मी। ऑलराइट, सो इस प्रकार से जो डोबुटामिन है वो हमारा काम कर रहा है। ओके, समझ में आया रंजना आपको इतना? क्या बोला मैंने? या सर्जरी, इमरजेंसी, अरेस्ट में है, वी वांट कि उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो, वो बीपी बनाए, हार्ट पंप करे, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शंस करे, ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं। ओके, सो डोबुटामिन में क्या याद रखना है, बीटा एगोनिस्ट। ये क्या करता है, बीटा को एगोनिस्ट करता है। और बीटा एगोनिस्ट का मतलब क्या है कि भाई बीटा 1 भी और बीटा 2 भी दोनों को ही क्या कर रहा है, एगोनिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ नंबर 2, अब जल्दी से फिर भी एक बार फंक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीटा 1 का फंक्शन देखिए, मैंने आपको एंटी एरिथमेटिक्स में भी पढ़ाया, एंटी एंजाइनल ड्रग्स में भी पढ़ाया कि हमारे पास 2 प्रकार के सेल हैं हार्ट के अंदर, एक नोडल सेल है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है। नोडल सेल का मतलब होता है जो एसए नोड के ऊपर काम करे, एवी नोड के ऊपर काम करे, और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल जो सेल एसए नोड सिग्नल जिन सेल पे देता है, जिन सेल को एक्टिवेट करता है, वो वाले सेल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। मैं इन चीजों को दोबारा से भी रिपीट करूंगी, सो डोंट वरी। ओके, सो आपका एसए नोड, आपका एवी नोड, यहाँ पर ये बीटा 1 पाया जाता है, ये बीटा 1 को आप एक्टिवेट कर रहे हो, तो आप क्या पढ़ा दोगे रंजना, उसकी हार्ट रेट। गॉट इट? सो वी हैव इंक्रीज्ड द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल जो है उनके ऊपर भी बीटा 1 पाया जाता है, और ये क्या करेगा, इनको कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। तो यानी कि कार्डियक आउटपुट दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। इज इट क्लियर? परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बीटा 2 रिसेप्टर। सो बीटा 2 सबको मालूम है, लंग्स को डायलेट करना, ब्रोंको डायलेशन करना, स्केलेटल मसल्स जो हमारे सिस्टमेटिक जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करना, थोड़ा सा डिक्रीज करना, रिलैक्स करना। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का मतलब क्या था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है, ब्लड को जोर से पुश कर रहा है, तो वहां से आफ्टर लोड क्या कर रहा है, भाई शांत हो जा, रिलैक्स। ये लो रेजिस्टेंस गेट लगा रहा है, वो एक ठीक है गेट लगा रहा है, नहीं मैं इतना ब्लड नहीं लूंगा। जैसे कि अभी दिल्ली में भी हुआ ना, गाड़ी जैसे ही गाड़ी ने पानी के ऊपर प्रेशर से निकली, वो पानी सारा का सारा गेट खोल के बेसमेंट में चला गया, राइट। सो कहीं ना कहीं वो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या था, वो गेट था जो रोक के रख रहा है कि हमें नहीं चाहिए इतना पानी, इतना ही बहुत है। लेकिन उस प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर की वजह से आपका जो कार्डिक आउटपुट है, उस प्रेशर की वजह से वो गेट खुल भी सकते हैं और उससे बहुत हाई बीपी होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस गेट को पहले ही खोल देते हैं, उस रेजिस्टेंस को पहले ही खत्म कर देते हैं, ताकि आराम से जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो अंदर फ्लो करे। तो बीटा 2 क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स को खोल रहा है, वेसोडाइलेशन कर रहा है, ताकि कहीं ना कहीं क्या हो, आफ्टर लोड कम हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए, ताकि ब्लड आराम से फ्लो करे। तो आफ्टर लोड कम हो गया। अब अल्फा 1 की भी बात कर लेते हैं। अल्फा 1 इसका उल्टा काम कर रहा था, राइट। अल्फा 1 क्या कर रहा है, हमारे पास पर्टिकुलरली वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, नॉर्मली, नेचुरली। अल्फा 1 नेचुरली, सो बीटा 2 डायलेशन करते हैं, अल्फा 1 कंस्ट्रिक्शन करते हैं नेचुरली सिंपैथेटिक सिस्टम में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डोबुटामिन की मदद से अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, तो वेसोडाइलेशन हो जाएगी। डायलेशन मतलब कि आफ्टर लोड कम हो जाएगा, तो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम, तो बीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऐसी भी क्या सिचुएशन हो सकती है कि तुम हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहे हो और बीपी को कम कर रहे हो। ऐसी कौन सी सिचुएशन हो जाएगी भाई, ये तो उल्टा पुल्टा काम हो गया।
एक तरफ तो आप कार्डिक आउटपुट बढ़ा रहे हो, एक तरफ आप प्री लोड को इंक्रीज कर रहे हो, और एक तरफ आप आफ्टर लोड को कम कर रहे हो, बीपी को भी कम कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सो वी विल सी दैट इन आवर इंडिकेशंस। ओके, इज इट क्लियर गाइस? क्या आप लोगों को डोब्यूटामिन की थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ में आई? जी मैम। परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मिल्ड्रेनॉन। मिल्ड्रेनॉन भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट कर रहा है, आइनो डायलेटर, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो फोस्फोडाइएस्ट्रेज को इनिबिट करके काम करता है। इसकी कहानी तो सारी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हुई है कि सीएमपी पाथवे होता है, वो प्रोटीन काइनेज रिलीज करता है, वो कैल्शियम के ऊपर काम करता है। फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर दे दोगे तो सीएमपी बेचारा काम नहीं कर पाएगा और वहां आराम से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, सब कुछ शांत रहेगा, रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। ऐसे ही मिल्ड्रेनॉन काम करता है, देख लीजिए। सो मिल्ड्रेनॉन दो प्रकार से काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो वो फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि सीएमपी को बोल रहा है भाई शांत हो जाओ, मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। तो ये एक तो ये मदद कार्डिक मसल पे कर रहे हैं, एक ये मदद स्मूथ मसल पे कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं ये लोग? इफ पीडीई यानी कि फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर इनिबिट हो जाए तो सीएमपी पाथवे के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। नो इफेक्ट विल बी देयर। ना तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, ना तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, ना तो बीपी बढ़ेगा। ओके, सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। अब बस एक बार मिल्ड्रेनॉन के वो देख लो, नॉर्मल फंक्शन देख लो। तो प्रोटीन पहले हम नॉर्मल नेचुरल वाला देख रहे हैं, नेचुरल, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस प्रोटीन काइनेज किसने? सीएमपी ने रिलीज किया। पहले सीएमपी आया, सीएमपी ने अपने आप को एक्टिवेट किया, प्रोटीन काइनेज को रिलीज किया। उसने क्या किया? दो काम किए। एक तो स्मूथ मसल के ऊपर काम किया, एक उसने कार्डिक मसल पे काम किया। स्मूथ मसल पे काम तो उसने वो काम किया जो हम पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर देना, आफ्टर लोड को कम कर देना, बीपी को कम कर देना। लेकिन ये लोग हार्ट पे कुछ अलग प्रकार का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? कार्डिक आउटपुट को बढ़ाते हैं, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आपका बीपी इंक्रीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बॉडी बनाती है नेचुरली। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस सीएमपी को क्या कर रहे हैं? इनिबिट कर रहे हैं। सो नॉट इफेक्ट विल बी देयर। कोई ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो जो फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर है, ड्रग विल इनिबिट पीडीई। तो ये क्या करेंगे? पीडीई को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी मदद से सीएमपी विल स्टे अप, वो बड़ा ही रहेगा। क्योंकि फोस्फोडाइएस्ट्रेज का काम क्या था? सीएमपी को तोड़ने का। ये हमने पढ़ रखा हुआ है। वो टूटेगा, कैल्शियम बड़ा रहेगा और अपना काम करता रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे पीडीई इनिबिटर्स क्या करते हैं? ऐसी ड्रग्स जो पीडीई इनिबिटर्स काम करती है वो इनिबिट कर देती है पीडीई को। अब सीएमपी भाई शांति से बना रहेगा और प्रोटीन काइनेज भी क्या रहेगी? अच्छे से बनेगी, क्योंकि सीएमपी तो टूट नहीं रहा है। सीएमपी नहीं टूटेगा, प्रोटीन काइनेज अच्छे से बनेगी और ओवरऑल इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो फोस्फोडाइएस्ट्रेज का काम होता है सीएमपी पाथवे जो है उसको कहीं ना कहीं अल्टर करना। हम इसको ही ब्लॉक कर रहे हैं। इसको ब्लॉक कर दोगे तो सीएमपी टूटेगा ही नहीं। सीएमपी नहीं टूटेगा तो वो जो काम करता है वो करता रहेगा। हार्ट में और स्मूथ मसल में अलग प्रकार का काम करता है। सो मिल्ड्रेनॉन कहीं ना कहीं एक फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर काम करता है, जैसे कि आपके मिथाइल ज़ैंथाइन्स काम कर रहे थे ब्रोंको डायलेशन वाले, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले। तो उसी प्रकार से मिल्ड्रेनॉन भी क्या करता है? फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर को ब्लॉक करता है ताकि सिंपैथेटिक वाला काम जो वो हमारा बना रहे और हमारा कार्डिक आउटपुट, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और हमारा ब्रोंकोडाइलेशन ये सब देखने को मिले। थर्ड आता है हमारे पास आइसोप्रोटेनिनोल। सेम काम जस्ट लाइक योर डोबुटामिन, बीटा एगोनिस्ट। इज इट क्लियर? सो ये क्या है रंजना? बीटा एगोनिस्ट। ऑलराइट, ओके। सो ये क्या काम कर रहा है? बीटा एगोनिस्ट काम कर रहा है। ओके, इज इट क्लियर? परफेक्ट। सो हमने अभी बात करी थी आइनोट्रॉप्स की, जिसमें हमने बात करी आइनोडाइलेटर्स, यानी कि जो ड्रग्स जो आइनोट्रॉप्स डायलेट भी कर रहे हैं। आइनोट्रॉप एक इफेक्ट तो है ही है, हार्ट रेट को बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करना, बट डायलेटर भी काम कर रहे हैं। और रंजना डायलेटर क्या काम किया उन्होंने? सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम किया।
आफ्टर लोड को कम किया ताकि आगे भी शांति बनी रहे। यहां से अच्छे से पुश करेंगे और आगे शांति भी बनी रहेगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इन ड्रग्स को कब यूज करेंगे और इनका क्या यूज है। सो लेट्स सी गाइस, इंडिकेशंस। सबसे पहली इंडिकेशंस आप देख सकते हो, कार्डियोजेनिक शॉक। क्या होता है कार्डियोजेनिक शॉक में रंजना? पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर देता है बिकॉज ऑफ हार्ट फंक्शनिंग, बिकॉज द हार्ट इज नॉट एबल टू फंक्शन। उस कारण की वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है, उस कारण की वजह से। किस कारण की वजह से? हार्ट के ना काम करने की वजह से। तो शॉक में जा रहा है, कार्डिक आउटपुट भी नहीं है, हार्ट रेट भी नहीं बन पा रहा होगा और ब्लड आगे जा भी नहीं पा रहा होगा, राइट। सो ईएफ क्या है? कम है। कार्डिक आउटपुट क्या है? कम है। इन सिनेरियो में क्या करूंगी मैं? मिलरिनोन और डोबुटामिन दूंगी। क्यों? ताकि मैं कार्डिक आउटपुट बढ़ा सकूं, ताकि मैं आफ्टर लोड को शांत कर सकूं और इस थोड़ा सा जो मैं कार्डिक आउटपुट बना पा रही हूं, एटलीस्ट ये तो शांति से चला जाए आगे, वरना आफ्टर लोड तो रोकेगा, उसको जाने नहीं देगा। इसीलिए मैं कर रही हूं, मैं शांति प्रदान करना चाहती हूं मेरे वेस्कुलर सिस्टम को, और हार्ट से मैं क्या कर रही हूं? पुश कर रही हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस गाइस? Yes, ma'am. परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड सिनेरियो। इसमें क्या होगा? ईएफ भी कम है, कार्डिक आउटपुट भी कम है और वैसोडाइलेशन भी हो गई, इतनी ज्यादा वैसोडाइलेशन हो गई। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मैम प्लीज इसमें तो मिलरिनोन और डोबुटा मत देने देना गलती से, वरना वो तो ऑलरेडी डायलेशन कर रहा है और पेशेंट को तुम मिलरिनोन और डोबुटा देके उसको ओवर डायलेट कर दो, प्रॉब्लम आ जाएगी। सो गाइस, इस केस में क्या करते हैं? वी पुट 2 more आइनोट्रॉप्स, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिनका काम इसको वैसोकंस्ट्रिक्शन करने का होता है। तो ऊपर वालों ने, डोबुटा और मिलरिनोन ने मेरा कार्डिक आउटपुट और इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छे से मेंटेन किया, और नीचे वाले यानी नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन मेरी वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा दी, मुझे मिल गया, मेरा इफेक्ट मिल गया। सो गाइस, इज इट क्लियर? सो सेप्टिक शॉक हो गया जिसमें वैसो डायलेशन हो जाती है, बट भाई कार्डिक आउटपुट तो फिर भी चाहिए है, ईएफ तो फिर भी बढ़ाना है हमको, क्योंकि पेशेंट तो शॉक में है। आई नीड समथिंग जो उसको पावर करे, पंप करे, हार्ट को पंप करे। तो भाई मुझे तो कॉन्ट्रैक्शन तो करवानी है, ईएफ भी बढ़ाना है, लेकिन डायलेशन भी हो रखी है। अब मैं क्या करूं? तो गाइस, इस केस में, सेप्टिक शॉक के केस में, आप डोबुटामिन, मिलरिनोन के साथ साथ क्या देते हो? नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, जिनको अब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे आइनोट्रॉप्स में। इज इट क्लियर? परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सिनेरियो। अच्छा जी, अब हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम है, तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे कॉन्ट्रैक्शन तो हो, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी बढ़े, बड़े हार्ट रेट ज्यादा अच्छे से बढ़े। एग्जाम्पल है आइसोप्रोटेनोलोल, ये पर्टिकुलरली हार्ट रेट के ऊपर काम करता है। ब्रेडिकार्डिया, वी विल पुट पेसिंग फॉर दैट। ज्यादातर जब भी हमारे कार्डिक आईसीयू के अंदर पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उनको सर्जरी होती है, तो हम लोग उनको उस पर डाल देते हैं पेसिंग पे। सर्जरी के बाद उनके ऑलरेडी वायर्स होते हैं, पेसिंग वायर्स, हम एट्रियो वेंट्रिकुलर पेसमेकर वगैरह कनेक्ट करके पेशेंट को पेसिंग पे रख देते हैं। लेकिन कई बार पेसिंग से भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये ड्रग हम लोग देते हैं आइसोप्रोटेनोल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत कॉस्टली है, काफी ज्यादा कॉस्टली है। सो समवन विद डिक्रीज हार्ट रेट वी कैन गिव दिस ड्रग। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आप लोगों को इंडिकेशंस क्लियर हो गए? यस गाइस, परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द टाइट्रेशंस। इन्हें कम कैसे किया जाता है? एंड आई स्टिल रिमेंबर, रात के टाइम जब हमारी नाइट शिफ्ट लगती थी आईसीयू में, फिजिशियन यूज्ड टू से 0.5 पे ना टेपर ऑफ करना स्टार्ट कर दो एवरी आवरली। और नाइट ड्यूटी में 0.5 टेपर ऑफ करना, कभी कभी ऐसा हुआ है कि 3-4 घंटे बाद एकदम से, नॉट 3-4 बट 1-2 घंटे बाद ऐसे एकदम से, अरे यार वो तो टेपर ऑफ करना था ना डबूटा, और फिर हम धीरे धीरे उससे ज्यादा टेपर ऑफ कर देते हैं। सो इनकी टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 0.5 वो डोज ही ऐसी सेट करते हैं जिससे पेशेंट को उतना ब्लंडर ना हो। लेकिन अगर किसी को 8 ml, 4 ml, 6 ml चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट 0.5, then 0.1, 0.4, then 0.3, then 0.2, 0.1, 2-3 घंटे बाद सीधा 0.2
0.1 एंड देन स्टॉप, ऐसा भी होता था। सो गाइस टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन का मतलब है कि इसे धीरे धीरे कम कैसे करें हम लोग, इसकी डोज किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से पैरामीटर को देखकर हम इसे कम करते हैं। सो गाइस जो आइनोडाइलेटर्स हैं उनको पर्टिकुलरली कार्डियक आउटपुट, सीवीपी जो सेंट्रल वेन प्रेशर होता है, इको और आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, इनको मद्देनजर रखकर टेपर ऑफ करने का डिसीजन लिया जाता है। ओके, सो ध्यान रखना ये बात, इसके बिना टेपर ऑफ नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर आफ्टर लोड प्री लोड अच्छा है, कार्डियक आउटपुट अच्छी है, तो थोड़ी चाहिए तुमको आइनोट्रॉप्स, तब तो नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी अच्छी नहीं है, इको में पता लग रहा है कि यार अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं आपके जो जो उसके वेंट्रिकल्स हैं, देन व्हाट वी नीड आइनोट्रॉप्स, राइट। तो उनके हिसाब से हम डोबुटा और मिल्ड्रेनॉन को क्या करते हैं, टेपर ऑफ करते हैं। आइसोप्रेनिल, आइसोप्रोटेनोल, मैंने बताया हार्ट रेट, ये किस पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, प्रोस एंड कॉन्स, क्या इनके फायदे हैं और क्या इनके नुकसान हैं। सो गाइस डोबुटामिन तो काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, मिल्ड्रेनॉन कभी कभी बहुत ही ज्यादा थोड़ा सीरियस है, यूरिन आउटपुट ज्यादा चाहिए, तब मिल्ड्रेनॉन देते हैं। मुझे कैसे पता है, बिकॉज वी यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप, तो इसीलिए हमें थोड़ा मालूम है कि हाँ जब भी किसी को यूरिन आउटपुट का इश्यू तो मिल्ड्रेनॉन स्टार्ट कर देते हैं। डोबुटा भी अच्छा आउटपुट देता है। सो गाइस लेट्स सी द प्रोस एंड देन कॉन्स। डोबुटामिन का टी हाफ बहुत छोटा होता है, इसीलिए जल्दी से स्टार्ट करो जल्दी से स्टॉप कर दो, इतना असर नहीं पड़ेगा बॉडी पे, तो ये इसका फायदा होता है। लेकिन नुकसान क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं, एफिशिएंसी इसकी काफी लो है, क्योंकि जब आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हो एकदम से स्टॉप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि ये बीटा 1 है और बीटा 1 में नोडल सेल के ऊपर भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल पे भी काम करता है। तो भाई जिन लोगों को आर्ट फिब्रिलेशन की कंप्लेन है, क्या उनको अभी दोगे, नहीं दे सकते, ये हार्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आपको मान लो एएफ हो रहा है और आप रेट और बढ़ा रहे हो उसका, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ही नहीं बनेगी, क्योंकि हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। लेकिन जब हार्ट रेट ही उसका ढंग से नहीं बन पा रहा, वो फ्लटरिंग में जा रहा है, फिब्रिलेट कर रहा है वो, तो भाई उसका कार्डियक आउटपुट भी नहीं बनेगा ढंग से। इसीलिए इन केसेस में हम इन्हें यूज नहीं करते। मिल्ड्रेनॉन, मोर वेसोडाइलेटरी इफेक्ट, इसका थोड़ा ज्यादा वेसोडाइलेशन इफेक्ट होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डोबुटामिन, इफेक्ट्स देन डोबुटामिन। तो आफ्टर लोड भी ज्यादा कम कर रहा है इसका मतलब, यस। और अगर आफ्टर लोड ज्यादा कम होगा दैट इज रियली गुड, कि भाई किसी का आफ्टर लोड कम करना है, रेजिस्टेंस कम करना है, तो भाई तो अच्छी बात है, डायलेशन मुझे ज्यादा चाहिए, यूज कर लो मिल्ड्रेनॉन। लेकिन जिनकी किडनी को प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, इन केसेस में ये मिल्ड्रेनॉन क्या करता है, एक्युमुलेट हो जाता है और बॉडी के अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस लीड करता है। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, लास्ट आइसोप्रोटेनोलोल, ये तो हार्ट रेट के ऊपर काम करता है और ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम इसे इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। यस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।